हो रही है स्क्रीन शेयर। Any question from the last lecture? The class, any question? नो सर, क्विज था आज। मुझे आपकी सीआर की रिक्वेस्ट आई थी क्विज नेक्स्ट थर्सडे। ओके सर, कर दिया ओके सर, नेक्स्ट मैं थैंक यू नेक्स्ट सर। थर्सडे को क्विज लूंगा। टेस्टिंग डेट बनती है 1 अप्रैल। ठीक है सर किस दिन होगा क्विज? 1 अप्रैल को, कमिंग थर्सडे ना। ओके सर। तो ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है कि सर सिलेबस उतना ही होगा? किया है, फर्स्ट और लास्ट टाइम है। इसके बाद कभी कुछ पोस्टपोन नहीं होगा, वो प्लान डेट और डे पे ही होगा। आप लोगों का डिसीजन इसीलिए लास्ट वीक में छोड़ा था कि अपने मामलात को देखते हुए आपको एक डेट बता दें, क्योंकि आपने बताई, आई डोंट नो, इन रीजंस की वजह से आप उसके साथ स्टिक नहीं कर सके। राइट, तो अब 1 अप्रैल थर्सडे को क्विज होगा और उसका कोर्स जो हम ट्यूसडे तक पढ़ लेंगे, वहाँ तक जो कोर्स होगा वो फर्स्ट क्विज का पार्ट होगा। एक क्वेश्चन जो मुझे ईमेल के थ्रू रिसीव हुआ अबाउट द लास्ट लेक्चर, इट वाज अबाउट के the pipe in which the treated water transport Excuse me, sir. to our terminal uses, what material those pipes are made of. Excuse me, sir. वो पाइप जिनमें से treated water travel करके सर माइक के ऊपर आवाज 65 वो और पॉलीमेरिक के बने जो है वो मटेरियल के हो गई। तो स्टेनलेस स्टील एंड पॉलीमेरिक मटेरियल, घरों में आजकल जो यूज होते हैं वो ज्यादातर पॉलीमेरिक मटेरियल के हैं। अब जो वाटर लाइंस हैं वो भी ज्यादातर पॉलीमेरिक मटेरियल्स की ही बनी हुई होती है। जो इनिशियली जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज होता था, इट वाज स्टेनलेस स्टील। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसको दोबारा समझ नहीं आई। वो सर माइक की डिस्टॉर्शन। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। 1 बाय 1 सर जी क्विज का सिलेबस एक दफा रिवाइज। आप जब आप सारे एक साथ बोलोगे तो आवाज सुनने में मुश्किल ही होगी, मुझे भी आपको भी। 1 बाय 1 प्लीज। बोले अब। सर काइंडली इसे रिपीट कर दें, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही थी। अच्छा, इस्लाम अमजद, आपका रोल नंबर क्या है? सर 47 19 सेशन। ओके, तो क्वेश्चन था कि वाटर प्लांट से ट्रीटमेंट के बाद इन पाइप से हम तक पहुंचता है हमारे घरों तक, वो पाइप किस चीज के बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन आंसर ने ईमेल किया था। तो इनिशियली जो पाइप का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता था वो स्टेनलेस स्टील होता था या स्टील होता था, और अब जैसे जैसे रिसर्च इवॉल्व होती जा रही है और न्यू मटेरियल्स फॉर्म होते जा रहे हैं, तो अब जो पाइप्स हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने के लिए वो सारे पॉलीमेरिक नेचर के मटेरियल, और इन पॉलीमर मटेरियल मेड पाइप्स में अब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जितनी भी वाटर लाइन्स हैं सब के सब पॉलीमेरिक मटेरियल से बनी हुई है।
कोई और क्वेश्चन? सर ये स्टेनलेस स्टील से पॉलीमेरिक मटेरियल की तरफ शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि वो मेटल्स का बना हुआ होता है और वाटर जो होता है वो उनको मेटल्स को क्रोड करना शुरू कर देता है। जो पॉलीमेरिक मटेरियल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए, इनसेंसिटिव टू वाटर, रिएक्ट नहीं करते वाटर से, इसलिए उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। सर कॉस्ट वाइज भी इफेक्ट होगा? पाकिस्तान में जो मार्केट है ना वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है। लाइक अभी कोविड आया तो एक जो 3 रुपए वाला मास्क था वो 50 रुपीज पे भी सेल होता है। तो जो चीज मार्केट में आई कैच कर लेती है तो फिर लॉजिस्टिक्स अप्लाई नहीं होते इस मार्केट में, फिर यही अप्लाई होता है कि इसकी डिमांड ज्यादा है इसलिए इसकी प्राइस बढ़ा दो। विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, स्टेनलेस स्टील या स्टील की जो पाइप्स होंगे वो कॉस्टली होंगे और जो प्लास्टिक या पॉलीमेरिक नेचर के पाइप होंगे वो चीपर होंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो मैं फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। अब आवाज क्लियर है? Yes, sir. जी, lastly we see lime soda process, hot lime soda and cold lime soda process for the treatment of hard water or for the conversion of hard water into soft water by the removal of those salts which cause hardness in water. So next process is zeolite or permuted process. So what are zeolites? Zeolites are basically complex silicates, and they are composed of metallic and non-metallic oxides. They have crystalline structure, and this is their formula Na2O2SiO2.6H2O, and shortly they are represented as Na2Ze. If this zeolite is made of sodium, so we will represent the zeolite salt as Na2Ce, sodium zeolite. If it is made of potassium, instead of sodium we will have potassium here, potassium zeolite, so and so on. So the zeolite basically holds the sodium ion loosely, and whenever this loosely held sodium ion comes in contact with the hot water, the zeolite exchanges its sodium ion with the calcium and magnesium ion present in hot water. What will happen that from zeolite salt, sodium will go into the water, and from hard water, calcium and magnesium will attach themselves to the zeolite. This is how the exchange will take place between the zeolite bed and the hard water. So as a result, calcium and magnesium, so and so on, all these kinds of ions will be transferred onto the zeolite bed. सर आवाज कट रही है। बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर कोई इश्यू होगा तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो में से चेक कर लें। तो zeolite में से जो सोडियम आयन है, it will go into the water, and from hard water, calcium and magnesium ion will be deposited onto the zeolite bed. So after the completion of this process, the water leaving the zeolite bed will not have calcium and magnesium in it. Rather, it will have sodium in it. So as a result, we will be able to remove the ions of the salt which are causing hardness in water. So this is the whole scheme of the zeolite or permuted process. Types of zeolites, there are two types, natural and synthetic. Naturally available zeolites, basically they are mined
and characteristically they are more durable. Common example is like China clay. While synthetic zeolites, they are manufactured by us. An example is by heating China clay and soda ash together and cooling them and crushing the resulting glass. So as we are forming the synthetic zeolite, so we can control its properties. And the most important property of a synthetic zeolite is its exchange capacity per unit weight. How much ion it can exchange, how much ion it can exchange with the hard water. So the more ion exchange it can perform, its capacity will be more, and as a result, its price will also be high. If its exchange capacity is low, then we will require more amount of it in order to get the same removal of hardness causing salt from the hard water. So as we are synthesizing the synthetic zeolite, so we can control this exchange capacity of the synthetic zeolite. In comparison to naturally available zeolites, synthetic zeolites are less durable, less stable, especially to the acids. Like if some acid is present in water, so it can attack synthetic zeolite very easily and it can degrade them or damage them easily. While in case of natural zeolites, yes, they are more durable, but we cannot control their exchange capability because we have not synthesized them. They are available in the nature as such, and we cannot control its composition. So these are the plus and minuses of natural and synthetic zeolite. Once again, जो naturally available है वो ड्यूरेबल है मगर उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी कंट्रोल नहीं की जा सकती. जो सिंथेटिक है उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी को हम खुद डिजाइन करते हैं बट वो ड्यूरेबल नहीं है और एसिड अटैक्स में इजीली इफेक्ट हो जाते हैं. So this is the process detail. For example, we are using sodium zeolite, and these are the salts which are causing hardness in water. So when we will percolate the hard water through the zeolite bed, like in this diagram. This is the zeolite bed, and we will shower water on it. As a result, water will percolate, will travel through the spaces available between the particles of the zeolite. So water will travel through this zeolite bed. When water will travel, hard water will travel through the zeolite bed, the sodium and calcium and sodium and magnesium ions exchange will take place. And at the end of the process, calcium magnesium from the hard water will be deposited on the zeolite bed, while sodium from the zeolite bed will be transferred into the water. So after the completion of this zeolite process, the bed will become enriched in calcium and magnesium ion, while water will become rich in the form of sodium salts. In here, so this is the zeolite bed. We will shower water on it, hard water or raw water. The water will percolate through this zeolite bed, will pass through the spaces available between the particles, and during its percolation, it's traveling through the bed. Water will exchange its calcium and magnesium ion with the sodium ion on the bed. So when the water has completely traveled through the bed, at this bottom section, we will have soft water, which will be enriched in sodium ion, while zeolite bed will then be rich in calcium and magnesium ion. So that is how we replace, we remove the hardness of water following these mechanisms, reactions. Okay, after a certain time, the zeolite bed will exhaust. Exhaust means the bed after some time will not be able to exchange its sodium ion with the calcium and the magnesium ion of the water. Why is that so?
because any zeolite bed will have a maximum limit up to which it can exchange the ions. So once that limit has arrived, it will not be able to further exchange any ions. कुछ टाइम के बाद zeolite बेड में एग्जॉस्ट हो जाना है. एग्जॉस्ट का मतलब है कि अब बेड फर्दर आयन एक्सचेंज नहीं कर सकता. रीजन ये है कि अब ये अपनी कैपेसिटी की एक्सचेंज कैपेसिटी की मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया. मैक्सिमम लिमिट का मतलब ये है कि इसमें जितने भी सोडियम आयन अटैच थे वो सारे के सारे वाटर में चले गए हैं और हार्ड वाटर से जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थे वो सारे के सारे बेड पे आ गए हैं. सो दिस इज द एग्जॉशन पॉइंट, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द बेड, and beyond it, it cannot exchange any further ions. So this is the point which indicates us that we need to regenerate the zeolite bed. We cannot waste this exhausted zeolite bed because we have spent money on it. We cannot waste the money as it is. So when a bed is exhausted, zeolite bed, we have to regenerate it. And for its regeneration, we use 10% brine solution, 10% sodium chloride solution, and we pass this sodium chloride solution through the exhausted zeolite bed. So when brine will pass through the exhausted zeolite bed, the sodium ion from the brine will be deposited on the zeolite bed, while the calcium and magnesium ion on the zeolite bed will be taken up by the water present in brine solution. In the form of calcium chloride or magnesium chloride. So as a result of this reaction, we are able to regenerate the zeolite bed. I will explain the same process in the diagram. So let's assume that this zeolite bed is exhausted now. We will stop the flow of this raw water here. And instead of raw water, from the top, we will start the flow of 10% brine solution or sodium chloride solution. Again, when brine solution will percolate through this exhausted zeolite bed, it will exchange its sodium ion with the calcium and magnesium ions present on the zeolite bed. The sodium ion will be deposited on the zeolite bed, while the calcium and magnesium ion will leave with the water from the bottom using this exit. So as a result, the zeolite bed will be regenerated, and once it is regenerated, we will stop the flow of sodium chloride solution, and again we will start the flow of raw water or hard water, and the normal process will then start. So any question till now? Class this question. सर Yes. सर जो रिएक्शन के बाद सोडियम पानी के अंदर रह गया उसको कैसे रिमूव करेंगे फिर? कौन से वाला रिएक्शन, रीजनरेशन वाला या नॉर्मल ऑपरेशन वाला? सर नॉर्मल ऑपरेशन वाला. ओके, तो इस पॉइंट पे भी मैंने आना था रिस्पेक्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द zeolite, तो मैं वो डिस्कस करता हूँ तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. Advantages of zeolite process: it removes hardness completely as it has the capability to exchange all the calcium and magnesium ions from the hard water. The equipment is small in size, so it occupies less space on the plant. No impurities are precipitated, so there is no form of sludge. There is no sludge formation. Either we have sodium ions in water or calcium and magnesium ion onto the zeolite bed. Other than these two things, we do not have anything else. And the process automatically adjusts itself for different hardness of incoming water. Means if water has lower hardness, so it will remove all the amount of hardness causing salt present in water. If water has higher level of hardness, again zeolite will remove all the hardness causing salt in water. The difference is in case of water which has higher level of hardness, the exhaustion point, the saturation point of zeolite bed will come earlier. If water has lower level of hardness causing salt, the saturation point or exhaustion point of the zeolite bed will become later. So these are the advantages.
The disadvantages of zeolite bed, it contains more sodium salts than lime soda process. So if it has salt, uh, yes, not the hardness causing salt, but the soft salts. So we cannot use such water for industrial applications because when water will vaporizes, the sodium salt will deposit onto the surfaces of the equipment. As a result, they will cause scaling, and scaling basically reduces the volume of the equipment as well as it acts as a resistor to the heat transfer. So, zeolite process treated water cannot be used at the industrial scale unless we remove sodium salts from the soft water. It has higher capital cost. The setup of zeolite process is comparatively uh, costly than lime soda process, but its operational cost is very low because we can reuse zeolite bed after regeneration for a longer period of time. Zeolite treatment only replaces cations, calcium and magnesium with sodium, but it leaves acidic ions like bicarbonate and carbonate in soft water. And when these acidic ions get heat, they are decomposed into CO2 gas. Now, CO2 is also acidic in nature and it can cause the corrosion of the materials of which the boilers or equipments are made of. तो जो zeolite प्रोसेस है उसमें सोडियम सॉल्ट ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट है तो हम इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते. वाटर जब वेपोराइज हो जाएगा तो सॉल्ट जो है वो इक्विपमेंट में ही वॉल्स पे या फ्लोर पे डिपॉजिट होंगे. इससे वो वॉल्यूम भी रिड्यूस करेंगे. जैसे जैसे डिपॉजिटिंग अमाउंट बढ़ती जाएगी और वो इंसुलेशन के तौर पे काम करेंगे फॉर हीट ट्रांसफर. कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है यानी कि सेटअप खरीदने की कॉस्ट ज्यादा है मगर ऑपरेशनल कॉस्ट कम है क्योंकि हम जियोलाइट बेड को रीजनरेट करके बार बार यूज कर सकते हैं. और जो जियोलाइट प्रोसेस होता है वो सिर्फ कैटाइंस को रिप्लेस करता है, एनाइंस को रिप्लेस नहीं करता. वो वाटर में ही रहते हैं लाइक बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट. तो जब ये वाला वाटर किसी हीटेड रीजन में जाता है उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये डीकम्पोज होकर CO2 गैस बनाते हैं. और ये CO2 गैस क्योंकि एसिडिक होती है तो ये कोरोजन कॉज कर सकती है उस मटेरियल की जिससे बॉयलर या इक्विपमेंट बना हुआ होता है. और यूजुअली ये मेटालिक मटेरियल होते हैं तो इसलिए इनकी कोरोजन आराम से हो जाती है. सर हमारे पास इसमें 100% रीजनरेशन हो जाती है वापस जियोलाइट की? जी जी बिल्कुल 100% हो जाती है. Any question till now? सर एडवांटेजेस में जो लास्ट No, पॉइंट है process automatically adjusts itself for different hardness of incoming water. Assume करें आपके पास दो तरह के वाटर है, एक में हार्डनेस लेवल ज्यादा है, एक में हार्डनेस लेवल कम है. जब आप इन दोनों डिफरेंट हार्डनेस लेवल के वाटर को जियोलाइट प्रोसेस में से पास कराएंगे तो जियोलाइट बेड को इस चीज की फिक्र नहीं है कि जो वाटर आ रहा है उसमें हार्डनेस सॉल्ट ज्यादा है या कम है. जितनी भी हार्डनेस होगी वो उसको रिमूव कर देगा. इसलिए वो कह रहा है कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करते हैं. हाँ ये जरूर होगा कि जब हम लेस हार्डनेस वाला वाटर पास करेंगे तो जियोलाइट बेड थोड़ी देर से एग्जॉस्ट होगा. जब हम हायर हार्डनेस वाला वाटर जियोलाइट बेड में से पास करेंगे तो उसका एग्जॉशन या सैचुरेशन लेवल जल्दी आएगा. दिस इज द डिफरेंस यानी कि उसमें रीजनरेशन जल्दी करनी पड़ेगी और लो हार्डनेस वाले में रीजनरेशन थोड़ी टाइम के बाद करनी पड़ेगी. मगर जियोलाइट बेड को इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि जो वाटर आ रहा है उसमें हार्डनेस कितनी है, जितनी भी होती है उसको अकॉर्डिंगली रिमूव कर देता है. जी एनी क्वेश्चन? सर ये जियोलाइट की कोई लिमिट है कि इसको हम इतनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस 1 साल 2 साल? जो इनकी शेल्फ लाइफ होती है वो जो वेंडर या मैन्युफैक्चरर बनाता है वो आपको बताता है. मगर शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप चीज को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं. लाइक आप कोई बाइक लें तो रगड़ा लगाएंगे तो वो शायद 6 महीने में फेंकने के काबिल हो जाए. उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको 10-15 साल भी देगी. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी
यूज ऑफ द प्रोडक्ट, हम उसको यूज किस तरह से करते हैं, उसको रीजनरेट कितना टाइम भी करते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा या कम कर सकते हैं। Okay. Any other question? Okay, moving on. So next process is reverse osmosis. Reverse osmosis, the RO membranes. You might have heard of this process as well for the treatment of water. So before going into the reverse osmosis, let's see what osmosis is. So osmosis is a spontaneous net movement of solvent molecules. So keep this thing in mind. It represents the movement of solvent molecules to a partially permeable membrane, जिसको semi permeable membrane भी कहते हैं, into a region of higher solute concentration in the direction that tends to equalize the solute concentration on two sides. Okay? So osmosis basically tells us about the movement of solvent molecules through a semi-permeable membrane towards a region of higher solute concentration, and this movement of solvent through membrane into higher solute concentration will keep on going unless the concentration of the solute on both sides become equal. This is the principle of osmosis. So let's see this in the diagram. This is one section. This is the other section. This black, you can say rectangle, basically is representing a semi-permeable membrane. The yellow dots are the solute molecules on both sides, while the blue region is the solvent. So in normal osmosis, the solvent will move to this right side section, from this right side section to the semi-permeable membrane into this region. As yellow dots are more here, so that means this side of the solution is concentrated in terms of solute. Solvent will keep moving from right section towards the left section through this membrane unless the concentration of salt in the solution becomes equal on both sides of the membrane. So this is the normal osmosis process. जिसमें solvent ने एक higher solute concentration region की तरफ move करना है from a semi-permeable membrane, और solvent तब तक move करता रहेगा इस direction में from right to left जब तक दोनों side के membrane के दोनों side पे solute concentration same ना हो जाए. और semi-permeable membrane means it will only allow selective molecules to pass through it. तो ये जो membrane है ये सिर्फ solvent molecules को pass होने देगी, solute molecules को या particles को pass होने दीजिए, इसलिए इसको semi permeable या partially permeable membrane कहते हैं. Now in reverse osmosis, exactly the opposite of osmosis operation takes place. So again, we have a membrane at the center of the process. On one side, we have a concentrated solution in terms of solute amount, and on the other side we have a higher amount of solvent and less amount of solute. So osmosis में क्या होगा? That solvent will move from right towards left unless the concentration becomes equal on both sides of the membrane. In reverse osmosis, we will force, by applying this pressure, we will force the solvent molecule to travel from this left side section, higher solute concentration section, to this lower solute concentration section after passing through the membrane. रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने उल्टा काम करना है ऑस्मोसिस के, तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स करेंगे सॉल्वेंट को बाय अप्लाइंग दिस प्रेशर, फोर्स करेंगे सॉल्वेंट को कि वो इस हायर कंसंट्रेशन सोल्यूट कंसंट्रेशन रीजन से मेम्ब्रेन से होता हुआ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे. एज ए रिजल्ट क्या होगा,
सल्यूट अमाउंट इस लेफ्ट साइड पे बढ़ती जाएगी और सॉल्वेंट अमाउंट इस राइट साइड पे बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट मिल रहा होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्यूट पड़ा होगा. So by reversing the osmosis process, we can also purify the water. हम RO कहते हैं, but it can only takes place at the cost of this external applied force. इस चीज को अचीव करने के लिए हमें खुद से एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, और इस वर्क की एक इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है जो हम पे करते हैं. उसके रिजल्ट की फॉर्म में ही हमें RO प्रोसेस के थ्रू प्योर वाटर मिलता है. An example is in this diagram. On one side we have salted water, so we will use a semi-permeable membrane. We will use the RO reverse osmosis principle. We will apply pressure on the solute concentrated side, and we will force the solvent to pass through this membrane. As a result, we will have clean and pure water on the other side of the membrane. So this is how RO membranes or RO process works. Any question regarding RO process? एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये किस चीज की बनी होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट को गुजरने देती है और सॉल्यूट को पास आउट नहीं होने देती? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत सी एग्जांपल्स हैं. आजकल के हवाले से वो पॉलीमेरिक इन नेचर मेम्ब्रेन है और केमिकली ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पिक करती, लाइक वाटर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल को पिक करेंगी, अपने अंदर से पास करके दूसरी साइड पे ड्रॉप करती, सॉल्ट को नहीं करेंगी. हम बनाते इसको उस कॉम्पोजिशन की है जो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बातें कर सकता है, पिक कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, मगर वाटर मॉलिक्यूल के अलावा किसी भी और मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं. Any question till this point? The glass. No, sir. No, sir. Okay, ये screen shared है? Yes, sir. Yes, sir. So next industry, initially we saw the wastewater treatment industry. The next one is the acid industry, and we are starting with the sulfuric acid. Sulfuric acid, for manufacturing of sulfuric acid, we require sulfur. So let's see what sulfur is. It is the most important and basic material. सर जी आवाज बहुत कट रही है. Even it is present in our body as well. If we check the elemental composition of human body, we will find sulfur as one of the element in our body. In nature, it exists in free and combined state, both types. It is present as an important constituent of petroleum and natural gas. It is present in the form of ores like pyrite, FeS2, sphalerite, ZnS, and chalcopyrite, copper, iron, sulfide. So this is how it exists in nature. In case of application, major amount of sulfur is consumed by the sulfuric acid manufacturing plants. Up to 90% of the sulfur manufactured in the world is consumed by sulfuric acid manufacturing plants. Other than that, or other than this application, sulfur salts are also used in the formation of wood pulp, in the synthesis of carbon disulfide, in the preparation of insecticides, fungicides, bleaching agents, detergents, and in some pharmaceutical products as well.
There are two ways through which we can manufacture sulfur, and first way is termed as Frasch process. The second process is termed as Claus process. The basic difference between two processes: in Frasch process, we obtain sulfur from the rocks. The rocks which have sulfur, we treat them, and after retreatment, we get sulfur. In Claus process, we get sulfur from a gas which has sulfur in it, like H2S is a very common example of a gas which has sulfur. So in Claus process, we will obtain sulfur from H2S gas. So in Frasch process, the raw material is sulfur-bearing rocks, and in Claus process, the raw material is hydrogen sulfide. So let's see what Frasch process is. The Frasch process basically uses three concentric pipes, and we basically drill on the surface, on the earth's surface, and then we place these three concentric pipes up to the level of the sulfur ore, and then from one of the pipe we send superheated steam, hot water, which will melt the sulfur present in the ore. Then from another pipe we will send hot air, which will produce the froth of the sulfur, which will melt down. The melted sulfur will be collected in the form of froth, and with the help of compressed air, we will take out the melted sulfur from the bottom. So let's see the things in the form of this diagram. So these are three pipes: this outer pipe, this inner pipe or center pipe, and this is the innermost pipe. Again, three concentric pipes. This one is the outer pipe, center pipe, and innermost pipe. So this is the location where sulfur deposits are present. Okay. With the help of geological survey, we will find out where sulfur ores or deposits are present. With the help of mining operations, we will perform drilling actions, and after drilling, we will install these three concentric pipes up to the sulfur deposit. Then, once we have installed these three concentric pipes, from the outer pipe, we will send superheated water under pressure. Now, this superheated water has very high content of energy in it. When this, they have very high temperature. When this high temperature water or steam will reach to the sulfur deposit level at the bottom, they will melt the sulfur. All the sulfur will be melted and it will be collected in the form of a pool here. जितना भी सल्फर होगा वो सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा और नीचे एक सल्फर पूल सा बन जाएगा. Okay, when all the sulfur is melted, from the innermost pipe, we will send hot compressed air which has high temperature and pressure. So this hot compressed air will go through this innermost pipe. It will go into the molten sulfur pool and it will perform the frothing action. The frothing action is same like any coffee. If you have observed it in any coffee making shop, when they add steam into the mixture of coffee and milk, a froth is created, and the more steam when the person making the coffee adds more steam, more froth is created, and you might have observed the level of the froth in the cup is also raising. The same operation is done here. We add hot compressed air to this innermost pipe into this molten sulfur. It will cause frothing action. Molten sulfur will be converted into the froth, which will raise through this center pipe. And we will keep on adding hot air. The froth of molten sulfur will keep on raising to the level of the earth's surface. And from here, we will collect the mixture of sulfur and water. So
इस आउटर पाइप से हम सुपर हीटेड वाटर भेजेंगे, जब नीचे जाएगा तो सल्फर को मेल्ट करेगा, एक पूल सा बन जाएगा मोल्टन सल्फर का। फिर इस इनर मोस्ट पाइप से हम हॉट कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे, जब हॉट कंप्रेस्ड एयर इस मोल्टन सल्फर में जाएगी, मिक्स होगी तो फ्रॉथ क्रिएट करेगी, झाग बनाएगी। तो जो मैंने आपको कॉफी की एग्जांपल दी है कि जब आप मिल्क और कॉफी के मिक्सचर में स्टीम ऐड करते हैं तो वो फ्रॉथ बनाता है मिल्क की, और फ्रॉथ जितनी ज्यादा आप ऐड करते हैं उतनी ज्यादा बनती है और वो रेज होती है कप में। तो यही फ्रॉथिंग एक्शन यहाँ पे होगा। और फ्रॉथ जो है, क्योंकि आउटर मोस्ट पाइप में वाटर है, इनर मोस्ट पाइप में एयर है, तो जो फ्रॉथ रेज हो रही है उसके बाद फिर एक ही पाथ बच जाता है जो कि ये सेंटर पाइप है। फ्रॉथ इस सेकंड पाइप में रेज होती है और फिर वो रेज होते होते अर्थ सरफेस पे आती है, जहाँ पे हम मोल्टन सल्फर और वाटर के मिक्सचर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ फ्रॉश प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट सल्फर फ्रॉम दी sulfur deposits. Any question till now? Class, any question? सर ये जो फ्रोथ है, जब ये अपवर्ड मूव होगी पाइप के जरिए तो हॉट वाटर और हॉट एयर का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर? फिर जितने भी रिएजेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो उस नेचर के यूज हो रहे हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। Like there is no reported reaction of water, sulfur and air at these conditions. जो हमें जो सल्फर हम जो ऑब्टेन होगी वो फ्रॉथ की फॉर्म में होगी या फिर वो मेल्ट हुई होगी? फ्रॉथ बेसिकली लिक्विड ही होता है ना, एक लिक्विड जिसमें कुछ गैस या वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इवेंचुअली तो ये एक लिक्विड है, जब गैस सारी उस लिक्विड में से रिमूव हो जाएगी तो सारी बबलिंग, सारी फ्लोटिंग खत्म हो जाएगी और हमारे पास नॉर्मल लिक्विड होगा। ओके सर। Any other question? No question. Okay, Ji, then please drop your roll numbers in the chat section. Yes, kindly attend the mark.